हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ सेक्शन से और साथ में एक्सप्लेन पेज से भी। अगर फ्रंट पेज पे देखें तो एक न्यूज़ है आपके सामने है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी नेक्स्ट वीक मतलब जा रहे हैं, आप देखोगे 24 तारीख के लगभग निकलेंगे। ठीक है, 24 से 28 तारीख तक की इनकी विजिट है यूएसए में और साथ में इनके जो दूसरे हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो भी साथ में जाएंगे और वैक्सीन की डिमांड की जाएगी कि इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के लिए आप वैक्सीन अवेल कराओ और वो बात की जाएगी यूएसए से। ठीक है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर आप मालदीव्स इनकी बात करो तो इन देशों की तरफ से ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, साथ में एक कहीं ना कहीं साउथ एशिया में अभी आपको पता ही है कि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके चलते ये कहीं ना कहीं मुद्दा है। ठीक है, इधर ये जो इसके अलावा और कुछ काम का नहीं है इस आर्टिकल में। इधर आप देख सकते हो हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट था ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि राम भरोसे सब कुछ चल रहा है काम यूपी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों पर स्टे लगा दिया कि आप इस तरीके से आप एक तो कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स की तरफ से बहुत से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था मद्रास हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई। अब की बार जो है वो यूपी के एग्जीक्यूटिव मतलब वहाँ की राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि राम भरोसे काम हो रहा है। ठीक है, और जेनोसाइड कंसिडर किया गया था हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी के चलते जिन लोगों की डेथ हो गई थी कोविड की वजह से। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इतना कुछ काम का है नहीं, डिस्कस हम नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ही ली। बाकी तो और तो इस पेज पे आप देखोगे एक छोटा सा केस स्टडी है कि राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। ठीक है, वहाँ पर एक मदरसा चला करता था जहाँ पर लगभग 400 स्टूडेंट्स डेली पढ़ा करते थे। वहाँ पर एक नर्सिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका नाम है इरफान पठान, 26 साल का बंदा है, उसने नर्सिंग कोर्स किया हुआ है। तो वहाँ पर वो जयपुर में पहले जॉब किया करता था, तो उसने यहाँ से तो रिज़ाइन किया जॉब और अपने गांव में वहाँ मदरसे में जाकर के अब लोगों को ट्रीट कर रहा है। और 10 से 12 पेशेंट्स वहाँ पर कोविड के हैं जिनको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है और राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रूवल भी लिया हुआ है इसने। तो ऐसे वॉलंटियर्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये काबिल तारीफ़ है और हमें कहीं ना कहीं इनको रिकग्नाइज़ करने की भी ज़रूरत है, तो इनको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी और कोई मुद्दा इतना काम का है नहीं। अगर नीचे चले आगे तो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी में अभी परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा अभी 99,122 करोड़ रुपए का एक और बूस्ट दिया जाएगा, जो कि कंटिंजेंसी फंड, जैसे आरबीआई की टोटल कैपिटल आप देखोगे ना, टोटल कैपिटल अगर काउंट करो आरबीआई का तो उसका 5.5% है आरबीआई के पास में कंटिंजेंसी फंड के तौर पे, कि अगर कोई ऐसी दुविधा, ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे निकलना बहुत ही दुश्वार हो जाए, तो ऐसे में उस परिस्थिति के लिए निपटने के लिए ये 5.5% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आरबीआई, ठीक है, उसका 5.5% जो है कंटिंजेंसी फंड के तौर पे रखा जाता है। तो उस फंड का हिस्सा है ये 99,122 करोड़। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि 2019, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि 2019 में एक उस टाइम पर भी सरकार ने आरबीआई के पास में जो सरप्लस अमाउंट था वो लिया था। वो अमाउंट था लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए। तो आप देखोगे ये बहुत बड़ा अमाउंट था और एक पॉलिटिकल डिबेट और एक फाइट सी चल पड़ी थी कि आप आरबीआई से पैसे क्यों लेते हो। पर अब तो हमें पता है हाल बद से बदतर हो गए हैं। इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से क्राइसिस का सामना कर रही है। इकोनॉमी तो इकोनॉमी, हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर गांधी, अब इसमें एक चीज़ छोटी सी जो नोट करने वाली है वो सीधी सी क्या है कि आरबीआई का जो कंटिंजेंसी फंड है वो कितना परसेंट है, तो टोटल आरबीआई की कैपिटल का 5.5% है। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज में मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा गांधीयन पायनीर सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिन्होंने जो एक एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनके कोविड के चलते डेथ हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे। आगे देखें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो ट्रांसफ़र लिया जा रहा है ना 99,122 करोड़ रुपीज़ का, तो ये कंटिंजेंसी रिस्क बफर है आरबीआई के पास में,
जो कि आरबीआई की टोटल इकोनॉमिक कैपिटल का 5.5% है। तो ये आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ पे, माइनर क्वेश्चन। और पिछले साल 2019 की अगर बात करें तो आरबीआई से जितना भी सरप्लस था तो उसमें से 1.76 लाख करोड़ रुपीस निकाले गए थे, सरकार ने लिए थे, और वो पैसे जो निकाले गए उसके लिए रिकमेंडेशन दी गई थी बिमल जालान कमेटी के द्वारा। ये ध्यान रखोगे, बिमल जालान कमेटी किससे रिलेटेड थी कि आरबीआई के पास में जो फंड्स अवेलेबल हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ बताई हुई है। बाकी और कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक सुंदरलाल बहुगुणा वाला आर्टिकल है फ्रंट पेज पे, वो हम डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं। फिर पेज नंबर 3 पे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक छोटी सी न्यूज़ है कि टीचर्स को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको भी वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने एक डिसीजन लिया है। तो ये एक लर्निंग हो सकती है दूसरे स्टेट्स के लिए भी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है जिनको फर्स्ट फेज़ में वैक्सीन देने की बात की गई थी, मतलब वैसे की वैसे वैक्सीनेशन जो दूसरे मतलब जो टीचर्स हैं उनको भी दे दी जाए। तो देखो, टीचर्स का एक आप देख सकते हो एजुकेशन के अलावा बहुत सारे कामों में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस हो या कोई और सेंसस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना हो, तो उस सारी चीज़ों में आप देखते हो टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं। तो ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पे इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वही चीज़ राजस्थान सरकार के द्वारा की गई, तो दूसरे स्टेट्स को भी इन पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम देखें तो हमारे लिए एक तो आर्टिकल है ये कि फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ कैसे काम करती है, ये जानेंगे। और अभी DAP जिसका होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र, उस पर सरकार के द्वारा लगभग 137% सब्सिडी को राइज़ किया गया है। जानेंगे वजह क्या है और काम कैसे करती है सब्सिडीज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर में। इसके अलावा दूसरा जो हम आर्टिकल देखने वाले हैं, इधर पेपर क्लिप में तो एक छोटी सी एक स्टेटमेंट बताई हुई है कि मॉडर्ना और फाइज़र के जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है, जो मेल हैं उनमें अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करने में सक्सेसफुल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। इसके अलावा आप देख सकते हो व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि 25 मई तक आप क्लियर करो कि आप ये आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, और इस पर एक क्लैरिटी लेकर के आओ। अगर नहीं लेकर के आओगे तो लीगल आपको कहीं ना कहीं बैटल का सामना करना पड़ेगा, लीगल एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो व्हाट्सएप के ऊपर पर्टिकुलर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सरकार प्रिवेसी पॉलिसी के ऊपर क्या स्टेटमेंट है वो सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि व्हाट्सएप ने ये कहा कि व्हाट्सएप क्या है, इसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक, तो फेसबुक के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि अगर व्हाट्सएप पे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होती है या फिर कोई भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, बातचीत हो रही है, तो उनको क्या करेगा फेसबुक यूज़ कर सकता है अपनी मार्केटिंग पर्पजेज़ के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेस करते हो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का एक बैनर आ जाता है आपके सामने, तो या तो एक्सेप्ट कर लो, कंटिन्यू कर लो, या फिर आप क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हो। तो 15 मई लास्ट डेट रखी थी व्हाट्सएप ने, तो ऐसे करके अभी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दी है कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को हटाओ, क्लैरिटी लेकर के आओ, और ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं बोले ये गलत हैं। एक आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी केस ऑफ 2017 जिसके बेसिस पे हमें फंडामेंटल राइट के तौर पे मिला हुआ है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये है पूरा मुद्दा, तो इस पर ये पूरा है। आप देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। अभी फ़िलहाल तो ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप क्या करेगा, किसको मैसेज लिखा गया, वो सारी चीज़ें हमारे काम की है नहीं। इसके अलावा हम जो आर्टिकल देखेंगे वो है कि ये जो साइक्लोन ताऊते आया अभी, इसकी सीवियरिटी क्यों बनी रही दूसरे साइक्लोन्स के कंपैरिजन में, और डैमेज कितना किया। अच्छा आर्टिकल है, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। आगे देखें, वर्ल्ड बेस पे हमारे लिए एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ये आपके सामने कि चाइना में एक वाइट पेपर, मतलब एक क्लियर स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है चाइना के द्वारा कि तिब्बत में अगर जैसे ही नए दलाई लामा की अपॉइंटमेंट होती है, मतलब अभी जो दलाई लामा हैं उनकी एज लगभग 85 ईयर्स हो चुकी है, तो इनके सक्सेसर के तौर पे जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा तो उनको बीजिंग से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखेंगे। और बाकी इधर आप देख सकते हो ताइवान के बारे में हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं
कि कोविड के केसेस इतने ज़्यादा हैं नहीं, कोविड कहीं ना कहीं रुक गया है, हमने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। आप देखोगे कि वहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए हुए थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर कम्युनिटी आउटब्रेक देखने को मिला है। तो ये वायरस बहुत डेडलीस्ट है, रुकने वाला नहीं है। वही बात कि जब तक एक एक बंदा इस प्लेनेट पे सेफ नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट में, तब तक कोई भी सेफ नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर तो केवल ये चाइना वाला मुद्दा। आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। फर्स्ट जो आप देख रहे हो ये वाला कॉलम कि करेंसी जो है पब्लिक के हाथों में वो राइज हो रही है। वजह क्या है कि जब कभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है इकोनॉमी में, तो लोग अपने हाथ में कैश रखना पसंद करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस या कोई भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन जाए जिसमें कि पैसों की ज़रूरत पड़े अचानक से, तो पैसों का यूज़ किया जा सके। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से। तो ऐसे में आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा अभी हो चुका है। तो यही चीज़ बताई जा रही है जो इतनी कुछ काम की है नहीं। बस करेंसी होल्डिंग जो है वो अनसर्टेनिटी ऑफ द इकोनॉमी, उस टाइम पर आप देखोगे तो करेंसी होल्डिंग लोगों के हाथ में बढ़ जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे मेन है। इसके अलावा सेंसेक्स राइज हो रहा है क्योंकि कोविड केसेस डाउन जा रहे हैं, काम का नहीं है। हाँ, ये वाला देख सकते हो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो पार्ट 3 है, आईबीसी कोड है 2016 का। ठीक है, आप उस कोड के बारे में डिटेल गेन करोगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यूपीएससी ऐसे करके, तो उसकी डिटेल आपको कोई ना कोई सी अच्छी वेबसाइट बता देगी। ओके, फिर उसके बाद में अब मुद्दा क्या है कि 2019 नवंबर 15 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था। उसमें यह था कि कोई भी कंपनी जिसने बैंकों से उधार लिया है, कोई भी कंपनी ने, और वो कंपनी हो जाती है अब इंसॉल्वेंट, टाइम पे पैसा नहीं चुका पा रही है, तो उस कंपनी के अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी ना, उसको रिजॉल्व करने की, उसके एसेट्स को बेचने की या उसके मैनेजमेंट को चेंज करने की, तो उसके साथ साथ में जो प्रोमोटर है ना, जो गारंटी दे रहा है, एक इंडिविजुअल कोई ना कोई है। जैसे रिलायंस की बात करें, अभी रिलायंस बैंकरप्ट कंपनी नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करो, आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें, जो पहले रिलायंस थी ना, इसकी अनिल अंबानी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो वो एक प्रोमोटर के तौर पे काम कर रहे थे, तो उनकी कंपनी ने उधार लिया पर वो उधार चुका नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे में गारंटी किसकी थी? एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल गारंटी कौन दे रहा है? कौन उस कंपनी का फेस है? वो उसका प्रोमोटर होता है। अब उस प्रोमोटर को क्या बोलोगे आप? अगर उसके प्रोमोटर के नाम पर अगर पैसा दिया जा रहा है, दैट मीन्स वो पर्सनल गारंटी दे रहा है। तो ऐसे में अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा जो 2019 का नोटिफिकेशन था उसको अपहेल्ड किया है और ये कहा है कि प्रोमोटर के अगेंस्ट में भी आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। मतलब कंपनी तो हो ही गई, उसके साथ में प्रोमोटर बच जाया करते थे, जो अब प्रोमोटर्स को भी अब इसमें आईबीसी के एम्बिट में ला दिया गया है। तो ये है मेन मुद्दा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ इसमें बताई हुई, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं हमें। इसके अलावा आगे देखोगे तो यहाँ पर जो एयर इंडिया का डेटा है ना, वो साइबर अटैक के चलते अभी लीक हुआ है, ये बताया गया है। और जो पैसेंजर्स की जो डिटेल है वो सीता करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, जिसमें नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, टिकट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ये सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं फरवरी 2021 में 3 फरवरी को ये अटैक हुआ था। तो ऐसे में अगस्त 2011, मतलब डेटा अगस्त 2011 से लेकर के फरवरी 3 2021 तक का अवेलेबल था, उसकी ब्रीच हुई है, वहां पर साइबर अटैक देखने को मिला है। तो साइबर अटैक से रिलेटेड कंटिन्यू हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट इंडिया से भी आ रहे हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बोल दिया कि कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेगा जो आपसे आपकी डिटेल्स ऐसे पूछे कि लोकेशन क्या है, तो ऐसी एप्लीकेशंस को आप अवॉइड करो। ठीक है, और इंटरनेट से कनेक्टेड आप कंप्यूटर्स को यूज़ ही मत करो, यहाँ तक की गाइडलाइंस दे दी गई है। तो बाकी और कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के से रिलेटेड है कि रेट कट की बात की गई थी वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले, फिर उसके बाद में रेट कट बंद कर दिया था। तो आपके लिए टास्क क्या है? स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर यूपीएससी, इन स्कीम के बारे में कलेक्ट करोगे। नंबर 1, एक आप देखोगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये आप देखोगे। यहाँ पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे इस स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। बाकी तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है इनमें। एक तो ये देख लो कि अगर पूरी भारत की पूरी जनता को वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उसकी कॉस्ट जो है
वो अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा ना, उससे तो कमी पड़ेगी। तो ऐसे में बात क्या आ रही है कि क्यों ना पूरी जनता को ही वैक्सीनेट किया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि नुकसान कम से कम हो। नहीं तो फिर आपको पता ही है, लोकल लेवल पे भी अगर लॉकडाउन लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ बताई हुई है। बाकी तो ये वाली न्यूज़ आप देख ही रहे हो कि पीएम केयर्स फंड जो स्टैब्लिश किया गया था जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था पिछले साल, ठीक है, तो उसमें सीएसआर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो कंट्रीब्यूशन आता है, उसको ऑफसेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। मतलब कि पिछले साल का जो कलेक्शन आ गया, उसके आगे 2021-22 में जो कलेक्शन होगा वो एकदम सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपके लिए टास्क क्या है वो देख लो। पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल गेन करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मुद्दा है, इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं, इकोनॉमी पेज पे इतना ही था। अब जो आर्टिकल्स हमारे डिटेल में डिस्कस करने के लिए बचे हैं वो देख लेते हैं। हम आ गए हैं फ्रंट पेज पे, वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी के डिमाइस से रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो देखते हैं। गांधीयन पायनियर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म स्पिरिट बिहाइंड चिपको। तो इस मूवमेंट में मेन लीडर थे चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, ये बीच में आप देख ही रहे हो। तो बेसिकली इनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को, और उत्तराखंड में मेनली। फिर इसके बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्ट्रगल था हमारा, उसमें भी पार्टिसिपेशन लिया था। तो उसके बाद में जो विनोबा भावे का सर्वोदय मूवमेंट था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। अब आपको थोड़ा सा टास्क यहाँ से मिल चुका है कि सर्वोदय मूवमेंट क्या था। सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, गरीब से गरीब का, पिछड़े से पिछड़े तबके के लोगों का भी उदय हो। तो ऐसे में सबके लिए कहीं ना कहीं वेलफेयर का एक मॉडल था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो विनोबा भावे का ये मॉडल था, जो आचार्य विनोबा भावे बोला जाता है पूरा नाम। तो उस मोमेंट में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आप देखोगे टिहरी डैम जब बन रहा था 1980 से 2004 के बीच में, मतलब टिहरी डैम जब बन रहा था तो इन्होंने 1980 से 2004 के बीच में लगातार प्रोटेस्ट किया था कि आप इकोलॉजी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरा, चिपको मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत मुखर होकर के एक लीडर के तौर पे उभर के आए थे। 1970 का दशक था, पर वही बात है कि इमरजेंसी लग गई थी, आपको पता ही है। फिर 1975 में तो थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा सा डाउन पड़ गया था, पर फिर से जैसे ही रिवाइवल पे आया ना ये चिपको मूवमेंट, तो इनका कद था वो बहुत ऊपर उठ चुका था। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए थे। उनमें से फर्स्ट मैसेज तो क्या था? इकोलॉजी और ये इकोनॉमी दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी और इकोसिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक तो ये मैसेज जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। इनका मैसेज क्या था इकोलॉजी को लेकर के। दूसरा, आज हम देखते हैं ना कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को, या फिर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। एक तरफ अगर आपने डेवलपमेंट को ज़्यादा कर लिया और उसकी वजह से आपने इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? फिर फ्लड्स आएंगी, ड्रॉट्स आएंगे, और उसका असर किस पे पड़ेगा? जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो उसी डेवलपमेंट पर आपको असर मिलेगा। तो कहने का मतलब, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इनको आप इंपॉर्टेंस दो, और साथ में आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों को साथ में लेकर के चलो, तब जा करके आप सस्टेनेबल मैनर में ग्रो कर पाओगे, लंबी जिंदगी जी पाओगे। ठीक है, और ये कोरोना हमें सिखा भी रहा है अच्छे से। इसके अलावा और तो अगर बताया जाए तो ये 26 जनवरी 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया करते थे, शहीद दिवस। गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उस दिन को ये फास्ट रखते थे। ऐसे करके इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही। तो पहला मुद्दा तो आपको समझ में आ गया जो मैसेज इन्होंने दिया। दूसरा मुद्दा जो है, जो मैसेज इन्होंने डिलीवर किया था, वो देखते हैं अब। दूसरा मैसेज जो था सुंदरलाल बहुगुणा जी का, वो है आपके सामने ये कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेचर और ह्यूमन कम्युनिटीज़ है ना, वो इंटरडिपेंडेंट है। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, आप नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये दो मैसेजेस आप ध्यान रखोगे इनके द्वारा दिए हुए। जब भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कभी मेंस में लिखना हो, या कभी सुंदरलाल बहुगुणा के ऊपर कभी ऐसे राइटिंग आ जाए, या फिर कभी एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको लिखना हो, तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। बाकी तो चिपको मूवमेंट आपको पता ही है, ये इमरजेंसी वाला प्रोविज़न, ये सब मैंने बता ही दिया था। चलो आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। वहाँ पे हम बात करेंगे अभी
कि कैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ काम करती हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों आई है, उसकी वजह सिंपल सी ये है कि अभी क्या है कि देखो कैसे जैसे करके फार्मर्स का प्रोटेस्ट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, और अब अगर फर्टिलाइज़र्स की जो रेट है वो बढ़ती है, तो ऐसे में अभी खरीफ सीज़न आने वाला है, ठीक है, जिसमें जैसे ही बारिश शुरू होगी तो उसमें क्या होगी, बुआई शुरू हो जाएगी, सोइंग शुरू हो जाएगी। और सोविंग से पहले क्या होता है कि फर्टिलाइज़र पहले डालना पड़ता है, जिससे कि रूट्स की पकड़ जो है वो अच्छी बननी शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसमें फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे में जो ये डीएपी है, डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी है उसको राइज कर दिया, पर्टिकुलरली डीएपी पे। अभी तक जो मिल रहा था 50 किलोग्राम के एक बैग पे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही थी 511 रुपये और 55 पैसे, जो कि बढ़ा करके अब कितनी कर दी है, 1211 रुपये 55 पैसे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में। और ये जो इंक्रीमेंट है ये लगभग 137% तक का इंक्रीमेंट आप देख सकते हो। तो इसके पीछे वजह क्या है वो वजह भी हम जानेंगे, बट साथ में हम ये भी देखते हैं कि डीएपी क्यों मेन फोकस में रहा सरकार के, नंबर 1, और ये इंपॉर्टेंट कैसे है। तो देखो हमारे यहाँ पर जब केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर यूज़ होता है यूरिया, और यूरिया के बाद में दूसरे नंबर पे यूज़ होता है तो वो डीएपी। यूरिया के अगर देखो टोटल खपत तो 350 लाख टन है लगभग एनुअली, पिछले साल की अगर रिकॉर्ड की बात करें 2020-21 में। और उसके कंपैरिजन में अगर डीएपी का कंजम्पशन आप देखोगे ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट की कंजम्पशन, तो 2020-21 में रही 119 लाख टन के लगभग 2020-21 में। तो नंबर 1 पे तो यूरिया कंज्यूम होता है, नंबर 2 पे डीएपी कंज्यूम होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल आ गई हमारे पास में। दूसरा, फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरस, ठीक है, एनपीके। आप देखते हो जब भी कभी प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। उनमें से नाइट्रोजन तो है ही, पर दूसरे नंबर पे फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक तो प्लांट की रूट स्टैब्लिशमेंट में और उस प्लांट की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि रूट जब तक अच्छे से स्ट्रांग नहीं बन पाएगी तब तक फिर उसके बाद में प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो रूट्स का डेवलप होने के लिए आपको फॉस्फोरस तो डालना ही पड़ेगा, और उसके लिए सब बढ़िया ऑप्शन क्या है आपके पास में, डीएपी। डीएपी में 48% तो फॉस्फोरस होता है, तो 18% उसमें नाइट्रोजन होता है। अब अगर दूसरे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, क्या केवल डीएपी ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है? जी नहीं, और भी ऑप्शंस हैं, जिनमें सिंगल सुपर फॉस्फेट भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा ये म्यूरिएट ऑफ पोटास, ये भी एक ऑप्शन आता है, उसमें भी पोटेशियम और फॉस्फोरस इनके कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो मेन तो जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डिफरेंस कि 46% फॉस्फोरस रहता है डीएपी में। एक तो ये मुद्दा हो गया। फिर बात आ जाती है कि सब्सिडी की जो स्कीम है डीएपी के लिए वो कैसे काम करेगी, और क्या यूरिया की और डीएपी की सेम तरीके से स्कीम काम करती है सब्सिडी वाली। देखो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिस पर कि एक कंपनी मार्केट में बेचती है किसानों को फर्टिलाइजर, ठीक है, तो यूरिया की अगर बात करो तो करंटली फिक्स किया हुआ है, ये ध्यान रखना, यूरिया की प्राइस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया हुआ है कि 1 टन के ऊपर 5,378 रुपए लगेंगे। इसका मतलब हो गया कि 45 किलोग्राम का जो बैग है वो लगभग आपको मिल जाएगा 242 रुपए में, ठीक है। ये तो बात हो गई यूरिया की। पर अगर डीएपी की बात करें तो वहां पर जो रेट है ना वो फिक्स नहीं की हुई है, वो वेरी करती रहती है, और वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। अब देखोगे आप कि जब भी कभी या तो डीएपी को इंपोर्ट करेगा कोई भी डीलर है, वो या तो इंपोर्ट किया जाएगा या फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कॉस्ट है ना किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की, एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा, मार्केट में बेचेगा वो बंदा तो एमआरपी लगाएगा उस पर, तो एमआरपी और इस मैन्युफैक्चरिंग की रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस जो होगा ना, उस डिफरेंस को आप सब्सिडी के तौर पे कंसिडर करो। इन शॉर्ट आप देखो यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट या फिर इंपोर्ट करने में जो पैसा लग गया वो, और उसमें से आपने फिक्स्ड एमआरपी को निकाल दिया, तो वो दे दी जाती है सरकार के द्वारा उस मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी के तौर पे, समझ गए। तो ऐसे में एमआरपी को अगर डाउन कराना है तो क्या किया जा सकता है, सब्सिडी को राइज करना पड़ेगा। और यही मुद्दा मेन है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल कमोडिटीज में अगर प्राइस की बात करो तो वो राइज हो रही है, और उसके चलते फर्टिलाइजर्स की प्राइस है वो भी राइज हो रही है। तो एक तरफ तो पॉलिटिकल मुद्दा ये आ गया कि कहीं फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट में ना बैठ जाएं, दूसरी तरफ देखें तो इकोनॉमी को बूस्ट की भी जरूरत है।
तो ऐसे में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल दोनों इश्यूज हैं। इसके चलते सरकार ने डीएपी पे जो सब्सिडी है उसको राइज कर दिया, क्योंकि यहां पर प्राइस फिक्सिंग की कैपिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। प्राइस कैपिंग नहीं दी जाती है सरकार के द्वारा डीएपी पे। प्राइस फिक्सिंग केवल और केवल किस पे दी जाती है? यूरिया की एमआरपी पे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सब्सिडी राइज करने का मेन बात क्या हो गई कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अगर वो नहीं, अब वहाँ पर अगर एमआरपी राइज होना ऑटोमेटिकली हो ही गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो एमआरपी ऑटोमेटिकली राइज होगी। बट उसमें अगर सरकार सब्सिडी थोड़ी बढ़ा देती है तो फिर वहाँ पर एमआरपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर मेन जो बात है। फिर बात आ जाती है कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे क्या सेम इसी तरीके का मेथड काम करेगा या फिर ऐसे ही कुछ फिक्स आप देखोगे कि सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है? जी नहीं, यहाँ पर सब्सिडी की प्रोवाइड की जाती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस। ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया हुआ है कि हाँ, नाइट्रोजन के लिए हर किलोग्राम के ऊपर 18.789 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सिमिलरली फॉस्फोरस की बात करो तो 14.888 रुपए दिए जाएंगे 1 किलोग्राम के ऊपर। मतलब न्यूट्रिएंट की कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। बट यूरिया पे तो फिक्स किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाकी दूसरे जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उन पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है कि न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना है। अब वो अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें अलग अलग कंटेंट की क्वांटिटी होती है, तो उसके हिसाब से ये फाइनलाइज होता है। अब ये डीएपी पे जो पूरा इतना कुछ हो रहा है सारा, वो हमने देख ही लिया, क्योंकि प्राइस राइज इंटरनेशनल कमोडिटी में बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसके चलते कहीं ना कहीं प्राइस राइज होने का डर था, तो सरकार ने देखा कि क्यों ना थोड़ा सा सब्सिडी दे करके फ़ायदा दिया जा सके। इसके अलावा फार्मर्स पे एक बर्डन भी बढ़ रहा है, वो ये कि डीजल की प्राइसेस भी तो कितनी बढ़ चुकी है ना, कि अप्रैल 2020 के कंपैरिजन में आज 1 लीटर डीजल के ऊपर आप 21 से 22 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। सेम चीज़ आप देखोगे तो फर्टिलाइज़र पे भी अगर प्राइस राइज हो गई तो क्या फार्मर्स इस चीज़ से खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर बाद में ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब एक बार आप खुद से रीडिंग और मार दोगे और समझ में आ जाएगा। बाकी फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कैसे दी जाती है उसका सिंपल तरीका अगर एक 10 से 20 सेकंड में अगर रिवाइज करें तो एक सिंपल सा मुद्दा है कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करेगा और वो प्रोवाइड करेगा एमआरपी रेट के ऊपर, एमआरपी के ऊपर फार्मर्स को, और सरकार जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगी सब्सिडी के तौर पे इस मैन्युफैक्चरर को, और जितनी सब्सिडी दे दी जाएगी उतनी ही एमआरपी डाउन हो जाएगी। और एक चीज़, एमआरपी डाउन करने से पहले, अब मान लो इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरर फर्जीवाड़े में किसी और के नाम पे इशू कर दे फर्टिलाइज़र की बोरियां, फर्टिलाइज़र के कट्टे, और उसके बाद में फिर यहाँ से गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले ले और इधर से भी मतलब पैसे कमा ले, मतलब 2 नंबर का काम करके। तो ऐसे में फार्मर्स की तरफ से पहले खरीदा जाता है कम एमआरपी के ऊपर, फिर बाद में सरकार इनको सब्सिडी सप्लाई करती है। ये एक तरीका काम करता है यहाँ पर, जो भी फर्टिलाइजर्स की बात की जाए। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं साइक्लोन ताउते से रिलेटेड। देखो, लक्षद्वीप से लेकर के और इसका असर आप देख सकते हो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हर एक स्टेट में देखा गया है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। दूसरी तरफ अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओगे तो उधर जो ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स, उनका असर आपको 1 या 2 स्टेट्स में देखने को मिलता है, जबकि इधर पूरी लाइन लग गई। तो अपने आप में इसके चलते डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हवाओं की स्पीड धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में ये कंसिडर होना शुरू हो गया, जिसमें स्पीड 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम और 160-170 की एवरेज तो मिनिमम, मतलब 185 की स्पीड तो आप देखो एवरेज गेन कर ली थी। और उसके बाद में ज़्यादा सीवियरिटी इसलिए बनी रही कि जब लैंडफॉल हो जाता है ना साइक्लोन का, अगर ज़मीन पे पहुंच गया तो उसके बाद में वो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। पर इस साइक्लोन के साथ क्या हुआ कि 24 घंटों तक भी ये लगातार इंटेंस होता चला गया, जबकि लैंडफॉल हो चुका था। मतलब लैंडफॉल होने के बाद में भी 24 घंटों तक ये साइक्लोन लगातार अपनी एनर्जी गेन करता रहा, और उसके पीछे एक और मैकेनिज्म बताया जा रहा है, वो हम समझते हैं। देखो, इसमें आर्टिकल में बताया हुआ स्लो प्रोग्रेस। स्लो क्यों ही प्रोग्रेस की इसकी, इस साइक्लोन की स्पीड स्लो क्यों रही? स्पीड पहले 185 किलोमीटर पर आवर, लैंडफॉल होने के बाद में भी 70-80 की स्पीड से अगर ये चलता रहा, तो इसके पीछे वजह थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, उनको अगर सिंपल समझे हम
तो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली जो हवाएं हैं, ठीक है, उन हवाओं का असर कुछ ये रहा कि वो लगातार इस साइक्लोन से टच होती रहीं, साइक्लोन का कनेक्शन इससे बन गया और उन हवाओं के चलते ये साइक्लोन कंटिन्यूअस अपनी जो हीट डिमांड है, जो एनर्जी डिमांड है, वो पूरी करता गया। तो आप नॉर्मल देखोगे कि ये जो साइक्लोन्स हैं वो जनरली डेवलप होते हैं ट्रॉपिक्स के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिक्स का मतलब हो गया ऊपर तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे में इक्वेटर पे ना डेवलप होकर के, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि वहां पर आपको मोमेंटम में जीरो महसूस होता है, जबकि आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जैसे ही हम ट्रॉपिक्स के पास में पहुंचते हैं, अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की, तो वहां पर क्या होता है कि एक तो हीट भी अवेलेबल है और साथ में कोरियोलिस फोर्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, साइक्लोन जनरेट हो जाते हैं। तो ये साइक्लोन्स का साइक्लोजेनेसिस तो जो है ट्रॉपिकल रीजन में, वो तो हो गई, चलो ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास में। दूसरा अगर देखो, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं जिनके चलते हमारे यहाँ पर मावट होती है सर्दियों में, उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के चपेट में ये चढ़ गया और दोनों के इन्फ्लुएंस के चलते क्या हो गया कि लैंडफॉल होने के बावजूद भी 24 घंटे तक लगातार ये एक डिजास्टर बन के आया और बहुत सारी सीवियरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिली। 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर आप देखो, ये है हमारे इंडिया का मैप, जिसमें अरेबियन सी से ये साइक्लोन जनरेट हुआ, इस तरफ जाना था और ये धीरे धीरे जाता जाता कोस्टल रीजन में यूं गया है, इसकी डायरेक्शन ये रही है। नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि यहाँ से साइक्लोन जनरेट होते हैं और यहाँ हिट कर देते हैं। तो शुरुआत में जिस भी स्टेट में लैंडफॉल होता है वहाँ पर थोड़ा डैमेज करता है या पास वाले दूसरे स्टेट में करता है, उसके बाद में ये सीवियरिटी कम होती चली जाती है। बट ये जो साइक्लोन था ये कुछ अलग था, जिसकी वजह क्या थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो कि मेडिटेरेनियन सी से यूं आ रहे थे और उनका इन्फ्लुएंस इस साइक्लोन पे देखने को मिला। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में दिखेंगे, ठीक है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। और आपको पता ही है कि मावट हमें कहाँ एक्सपीरियंस होती है, वो चीज़ आपको भी पता है कि मावट का एक्सपीरियंस हम करते हैं इस वाले रीजन में ज़्यादातर, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो स्नोफॉल होता है उस टाइम पे। तो ये है पूरा मुद्दा। अच्छा, अब देख लो आपके सामने ये लिस्ट है कि कौन कौन से साइक्लोन्स आए हुए हैं, उनके बारे में डिटेल दी हुई है। बे ऑफ बंगाल की बात करो तो 2021 में अभी तक तो आया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। जब मॉनसून चला जाएगा ना सितंबर अक्टूबर इनिशियल में, उसके बाद में यहाँ पर साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ताउते आ ही चुका है 2021 में, जिसमें 104 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि आप इस पूरे मैप में, इस पूरे टेबल में आप देखोगे ना तो केवल ये बे ऑफ बंगाल का एक साइक्लोन जनरेट हुआ था 2017 में, ओखी, उससे वो ही केवल 110 जनों की जान ले पाया था। बाकी ताउते उस सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ। आप देखो 104 जनों की डेथ हुई है। अब आप देखोगे कि अरेबियन सी में पिछले सालों में कौन कौन से नाम से साइक्लोन्स आए हैं। तो 2021 में ताउते आ गया, 2020 में निसार्गा आ गया था, 2019 में हिक्का आया था, 2018 में मेकानू और लुबेन आया था। ऐसे ही आप 2015 में देखोगे तो चपाला और मेघ आया था, और ऐसे ही कीला और फेट ये भी आए थे 2010-11 के अंदर। इसी तरीके से पिछले 5 सालों के देख लो, ज़्यादा मत देखो, ज़्यादा याद भी नहीं रहेंगे आपको, 2015-2016 तक देख लो। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में देखोगे तो वहाँ पर एम्फन, निवार और बुरेवी ये आए थे 2020 में, फानी और बुलबुल ये आए थे 2019 में, ऐसे तितली आया था 2018 में, ये कुछ, और ओखी आया था 2017 में और वर्धा आया था 2016 में। तो ये बे ऑफ बंगाल में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है कि हाँ आता है साइक्लोन, बट अरेबियन सी में भी पिछले सालों में आप देखो लगातार 2018 में भी, 2019, 2020 और 2021 बैक टू बैक हर साल एक ना एक साइक्लोन आ रहा है अरेबियन सी में। और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी तो आपको पता ही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होने और साइक्लोजेनेसिस जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, क्या है वो सारी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ज्योग्राफी की 11th वाली बुक पढ़ लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी समथिंग उस बुक का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। और लास्ट न्यूज़ है, चाइना में वाइट पेपर अभी लाया गया है कि तिब्बत में अगर अब दलाई लामा बनते हैं, नए सक्सेसर बनते हैं, तो उनका अप्रूवल बीजिंग से लेना पड़ेगा। तो आपको ये तो पता ही है कि तिब्बत जो है वो ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था, फिर उसके बाद में चाइना ने ग्रैब कर लिया और तब से चाइना का ही वहाँ पर ऑटोनॉमस रीजन के तौर पे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है।
तो अभी चाइना ने अपनी तरफ से एक और पकड़ मजबूत करने के लिए एक शुरुआत कर दी है कि वाइट पेपर इंट्रोड्यूस हो गया कि अब से जो प्रेजेंट दलाई लामा है उनके बाद में जो भी नए दलाई लामा बनते हैं, चाहे उनको नॉमिनेट किया जाए चाहे कैसे भी बने, तो बेसिकली यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि जो आउट गोइंग दलाई लामा होते हैं वो ही नए दलाई लामा को नॉमिनेट करते हैं। तो बोला उन स्पिरिचुअल लीडर को नॉमिनेशन मिलने के बाद में अप्रूवल लेना पड़ेगा बीजिंग से। अब इसके पीछे वजह क्या है कि कोई ऐसा दलाई लामा ना बन जाए जो कहीं ना कहीं तो चाइना के लिए घातक साबित हो जाए। तो पॉलिटिकल पकड़ जो है ना उसको नहीं छोड़ना चाहता। चाइना की एक क्लेम बार बार आती रहती है कि किंग डायनेस्टी वहाँ पर जब रूल कर रही थी चाइना में, तो वहाँ पर तिब्बत पर भी पूरा का पूरा पकड़ चाइना की, मतलब एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक चाइना की ही टेरिटरी रही है तिब्बत, ये बात कही जाती है चाइना के द्वारा और यही एक क्लेम है। और साउथ चाइना सी में भी चाइना इसी चीज़ को बोल करके अपनी दादागिरी लगाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जब 1959 में चाइना ने अपनी तरफ से क्रैकडाउन किया था, मतलब तिब्बत में अपनी जो पावर है वो असर्ट की थी, तो वहाँ से जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना तिब्बत छोड़ दिया और वो एग्जाइल में आ गए, मतलब वहाँ से शरण लेने के लिए आ गए इंडिया में। और वहाँ पर आप देखोगे कि तिब्बतन सरकार, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, वो अभी धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से अभी भी चल रही है, ऑपरेट कर रही है। और जो करंट दलाई लामा है ना, दलाई लामा बेसिकली पोस्ट होती है, ठीक है। तो दलाई लामा जो है वो 85 साल के हो चुके हैं, तो अब इनके बाद में अब कोई ना कोई तो नया बंदा आएगा ही। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी तरफ से पहले ही प्रिवेंटिव अप्रोच, इसको प्रीएम्प्टिव अप्रोच बोला जाता है, कि बाद में पीड़ा हो उसके पहले ही आप इसकी तैयारी कर लो कि हाँ हमें लड़ना है। तो इसके चलते ही ये सारा मुद्दा आपको देख ही सकते हो। बाकी तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो सक्सेशन का, ये सारा एक बार खुद से रीडिंग मार दो। मैं इसको सेट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। डिस्कशन में इतना ही है और अब हम थोड़ा सा एक कोई मैप उठा लेते हैं, वो देखते हैं। अब आप इस मैप पे अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से हीटिंग होने के बाद में हवाएं ऊपर उठती हैं और ये हवाएं इस तरीके से इंडिया की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। एक तो ये बात आप समझो। दूसरा, जो अभी ताउते साइक्लोन है वो कहाँ से जनरेट हुआ? अरेबियन सी से, वो यहाँ से जनरेट हुआ और वो धीरे धीरे इंडियन कोस्ट की तरफ आता गया। तो ऐसे में इन साइक्लोन्स का, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे इनका और इस साइक्लोन का दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इस साइक्लोन पे रहा। तो ऐसे में जो मूवमेंट था ना इसका पर्टिकुलर, आप देखोगे इस साइक्लोन का, वो पड़ गया स्लो, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया एक तरीके से। अगर ये साइक्लोन, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अगर आते हैं तो यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर, और नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है किस तरफ, हमेशा हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कहीं ना कहीं अगर लैंडफॉल हो भी गया तो इसको रोकने में ये हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा मददगार रहा। तो इसके चलते गुजरात में लैंडफॉल होने के बाद में भी इस ताउते साइक्लोन को लगातार हीट मिलती रही और उसके चलते और ज़्यादा, ये आप कह सकते हो, मतलब 104 जनों की डेथ होना बहुत बड़ा फिगर है, ये कम नहीं है, ठीक है ना। जबकि वार्निंग भी, अर्ली वार्निंग भी डिक्लेयर कर दी गई थी। सैटेलाइट्स का यूज़ करना, लगभग 2 हफ्ते पहले तो ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी थी कि साइक्लोन जो है वो इस तरीके से स्पीड से ही आएगा। उसके बावजूद अगर 104 जनों की डेथ हो रही है तो आप देखो अहमदाबाद तक भी डिजास्टर देखने को मिला है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी अच्छे से। साइक्लोन्स आए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर हवाओं को एंटर होने से रोक दिया, तो इसके चलते ये साइक्लोन यहीं फंसा पड़ा रहा और 24 लैंडफॉल होने के बाद में भी 24 घंटे तक लगातार हीट मिलती रही, मॉइस्चर मिलती रही। और यही देखो फूड और वाटर होता है, मतलब खाना पानी जो है इस साइक्लोन का वो हीट एंड मॉइस्चर ही होती है, वो लगातार मिलती रहेगी तो साइक्लोन कहीं नहीं जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में हमें पता है कि लैंडफॉल होने के बाद में कोई मॉइस्चर नहीं है, तो ऐसे में वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। पर ये साइक्लोन कंटिन्यू चलता रहा क्योंकि यहाँ पर ये फंस गया था, वजह ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ओके, आया होगा समझ में कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैप को थोड़ा अच्छे से देख लेना हो, ठीक है, कंट्रीज़ के नाम भी दिए हुए हैं। थैंक यू।